अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। 7 दिन बाद भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी काबीना का ऐलान नहीं कर सके हैं। नई हुकूमत अभी मुकम्मल तौर पर बनी ही नहीं है, मगर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमत के साथ साथ अदलिया, इस्टेब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ वाज़ेह पोजीशन ले ली है और तीनों के खिलाफ बयानियां बना रहे हैं। DGISPR ने वाज़ेह अल्फाज में अमरीकी साजिश की तरदीद की, मगर इमरान खान मुसलसल साजिश की बात कर रहे हैं। DGISPR ने वाज़ेह किया कि वज़ीर आज़म हाउस ने एस्टेब्लिशमेंट से रब्ता किया और बीच बचाव कराने की बात की, मगर इमरान खान बार बार ये कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने रब्ता किया और मुझे इस्तीफे, जल्द इंतखाबात या तहरीक अदम-ए-एतमाद का सामना करने के 3 ऑप्शंस दिए। साथ ही साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अदलिया को भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं, जजिस को टारगेट कर रहे हैं, मगर आज अदलिया का भी जवाब आ गया है। इसके अलावा आज इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती पर भी बड़ा दावा कर दिया है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती की जिम्मेदारी भी फौज पर डाल दी है कि उनका नाम भी फौज ने ही दिया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जैसे काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस की जिम्मेदारी भी अपने वजीर कानून फरोग नसीम पर डाल दी है, लेकिन फरोग नसीम ने इसकी तरदीद कर दी है, जो हम आपके सामने रखेंगे। यानी इमरान खान अपनी गलतियां मान भी रहे हैं, मगर जिम्मेदारी दूसरों पर डाल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जैसे काजी फाइज ईसा के खिलाफ तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सदारती रेफरेंस भेजा, उन पर गैर कानूनी आमदनी से लंदन में फ्लैट्स खरीदने का इल्जाम लगाया। इमरान खान के बुज़रा और मुशीर सुप्रीम कोर्ट के जज पर सख्त तनकीद करते रहे। सोशल मीडिया पर भी मुअज़्ज़िज़ जज की किरदार कुशी की गई। तहरीक इंसाफ तमाम इल्जामात को दोहराती रही, फिर अदालत ने रेफरेंस कलअदम करार दिया और आज सहाफ़ियों से बात करते हुए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के रेफरेंस पर गलती को तस्लीम कर लिया, मगर जिम्मेदारी वज़ारत कानून यानी फरोग नसीम पर डाल दी। इमरान खान ने कहा कि मेरा किसी से कोई ज़ाती इनाद नहीं है, जैसे काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर नहीं करना चाहिए था, मैं उनके खिलाफ कार्रवाई गैर ज़रूरी समझता हूँ। रेफरेंस उस वक्त वज़ारत कानून की तरफ से भेजा गया। वज़ीर कानून ने जैसे काजी फाइज ईसा के मुख्तलिफ फ्लैट्स और असासों पर ब्रीफ किया। इमरान खान ने कहा कि जैसे काजी फाइज ईसा के खिलाफ दायर केस गलती थी। इस हवाले से जब हमने साबिक वज़ीर कानून बैरिस्टर फरोग नसीम से रब्ता किया तो उन्होंने प्रोग्राम में शिरकत से तो मुआज़रत की और कहा कि पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल इंतहाई जज्बाती, मुंतशिर और उतार चढ़ाव का शिकार है। अपने प्यारे वतन की खातिर कशीदगी को कम कर रखने के लिए मैंने फैसला किया है कि आपके सामने जाती तौर पर इंटरव्यू के लिए नहीं आऊंगा। ताहम मैं दर्जा झेल रिकॉर्ड को दुरुस्त करने पर मजबूर हूँ। पहली बात, हमारी अदलिया इमरान खान के खिलाफ नहीं है। दूसरी बात, मैंने जस्टिस ईसा के खिलाफ कभी कोई जाती रंजिश नहीं रखी। जो कुछ हुआ इस सब के बावजूद मैं अब भी उनके खिलाफ कोई जाती रंजिश नहीं रखता। तीसरी बात, जस्टिस फाइज ईसा से मुताल्लिक समरीज बहुत हसास थी। ऐसी समरीज कभी भी आगे नहीं बढ़ती और उन पर कोई काम नहीं किया जाता जब तक कि वजीर आजम और सदर की तरफ से उन्हें पेशगी क्लियर ना कर दिया जाए। और चौथी बात, इस मामले में वजीर आजम एसिड रिकवरी यूनिट के पास दस्तयाब मवाद पर गौर करते हुए समरी या रेफरेंस भेजने पर इसरार कर रहे थे। फरोग नसीम ने कहा कि वजीर आजम इसरार कर रहे थे और आगे उन्होंने कहा कि एसिड रिकवरी यूनिट वजीर आजम ने कायम किया था और बराह रास्त उनके मातहत काम करता था। मेरे मजीद तबसरे और हुकूक महफूज हैं। आखिरी बात, वज़ीर कानून के तौर पर मेरे 3 अदवार मुश्किल रहे। सबको वाज़े तौर पर समझना चाहिए कि मैं आमतौर पर तहम्मुल और सवाबदीद का मुजाहिरा करता हूँ। ये यकीनन मेरी शख्सियत का हिस्सा है, लेकिन ये समझने में कोई गलती ना करें कि मेरे पास किसी भी इबहाम को दूर करने और रिकॉर्ड को दुरुस्त करने की पूरी सलाहियत है। अगर ज़रूरत हुई तो पूरी शिद्दत और दुरुस्तगी के साथ मरबूत तरीके से ऐसा किया जाएगा। और फरोग नसीम के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि बतौर लॉ मिनिस्टर आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हकीकत यह है कि तमाम मामला आपने खड़ा किया। मैंने काबीना में कहा कि जजिस के खिलाफ रेफरेंस भेजना हुकूमत का काम नहीं। अगर इल्जामात का सबूत है तो बार एसोसिएशन रेफरेंस कर ले, लेकिन आपके इसरार पर यानी फरोग नसीम के इसरार पर रेफरेंस भेजा गया। और इसका जवाब फवाद चौधरी साहब का ट्वीट है, ये हमने भेजा फरोग नसीम साहब को, तो उनकी तरफ से जवाब आया है कि ये सब बातें बकवास हैं। क्या फवाद चौधरी ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है? रेफरेंस तो कभी कैबिनेट के थ्रू नहीं गया। और फवाद चौधरी कोई मिनट्स दिखा दें काबीना की मीटिंग के, जो ये सारी बातें की गई थी। कैबिनेट मीटिंग जो है वो प्रॉपर्ली उनके मिनट्स होते हैं। फरोग नसीम साहब कह रहे हैं कि जो बातें फवाद चौधरी कह रहे हैं कि उन्होंने कही थी, इस हवाले से कोई काबीना के मिनट्स दिखा दें जिसमें ये बातें की गई हों, क्योंकि रेफरेंस कभी काबीना के थ्रू गया ही नहीं था। वज़ीर आज़म इमरान खान की साबिक काबीना के जो वज़रा हैं वो एक दूसरे के ऊपर भी बात कर रहे हैं, साथ ही वज़ीर आज़म को उन्हीं के वज़ीर कानून गलत कह रहे हैं कि उनकी तरफ से जो बात की जा रही है वो गलत थी। सदर ने वज़ीर आज़म के एडवाइस पर मई 2019 में जैसे काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर किया, फिर जब अदालत ने रेफरेंस कलअदम करार दिया, जब जून 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने जैसे काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस को गैर मुस्तल करार देते हुए उसे कलअदम करार दिया, तो हुकूमत ने ना सिर्फ इस फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त की
बल्कि हुकूमती वुज़रा जैसे काजी फाइज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस का दिफा करते रहे। हुकूमती वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की, बाकायदा मुहिम चलाई गई, सोशल मीडिया पर जस्टिस फाइज़ ईसा और उनकी अहलिया के खिलाफ ट्रेंड्स चलाए गए और एक ऐसा रेफरेंस जो वज़ीर आज़म की सिफारिश पर दायर किया गया, हुकूमत उसका दिफा करती रही। जस्टिस फाइज़ ईसा के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। सिर्फ यही नहीं, खुद हुकूमती मशीनरी, FIA, FBI और एसिड रिकवरी यूनिट भी जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के खिलाफ तहकीकात पर मामूर कर दिए गए। और अब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का मौक़िफ़ सामने आया है कि रेफरेंस दायर करना गलती थी। दूसरी जानिब हुकूमत से जाते ही साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर तोशाखाना से कीमती तहाइफ लेकर बैरून मुल्क बेचने का स्कैंडल खुल गया है। वो तफसीलात सामने आने लगी हैं जिन्हें तहरीक इंसाफ सामने लाने से कतराती रही, मुख्तलिफ बहाने बनाए जाते रहे, मगर अब नई हुकूमत जब ये तफसीलात सामने लेकर आ रही है तो खुद इमरान खान भी मान रहे हैं कि उन्होंने तोशाखाना से तहाइफ हासिल किए और ये भी कह रहे हैं कि मेरा तोहफा मेरी मर्जी। इमरान खान ने आज बनीगाला में सहाफ़ियों से मुलाकात में कहा कि फ़ौजियों को DHA में प्लॉट मिलते हैं, उनकी मर्जी, वो चाहें जो करें। मुझे एक सदर ने घर पर तोहफा भिजवाया जिसे मैंने तोशाखाना भेजकर 50% कीमत अदा करके अपने पास रखा। मेरा तोहफा मेरी मर्जी। पैसा बनाना होता तो घर को कैंप ऑफिस डिक्लेयर करके करोड़ों रुपया बनाता, लेकिन ऐसा नहीं किया। इमरान खान के मेरा तोहफा मेरी मर्जी के बयान पर नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने रद्दमल देते हुए ट्वीट किया कि तुम्हारा तोहफा तुम्हारी मर्जी नहीं, तोहफे भी रियासत के, मर्जी भी रियासत की। अब तुम्हारी धौंस नहीं चलेगी, आंखें खोल लो। तुम्हारी जाली हुकूमत और तुम्हारा मुस्तकबिल दोनों ख़त्म। हिसाब तो देना पड़ेगा इंशाअल्लाह। अब दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान और उनकी साबिका हुकूमत पहले तो तैयार ही नहीं थी कि वज़ीर आज़म को मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात को पब्लिक किया जाए, आवाम के सामने लाया जाए, मगर उसे कौमी सलामती का मसला भी करार देती रही। ये कहती रही कि तफसीलात सामने आ गई तो तोहफे देने वाले दोस्त ममालिक नाराज़ हो जाएंगे। और अब जब तफसीलात सामने आ चुकी हैं तो इमरान खान का मौक़िफ़ है कि उन्होंने 50% कीमत अदा करके तहाइफ अपने पास रखे थे। मगर इमरान खान के इस दावे पर भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि इमरान खान पर यह इल्ज़ाम लग रहा है कि उन्होंने कई कीमती तहाइफ की अदायगी 20% के पुराने कानून के तहत की और फिर अदायगी करके कानून बदल दिया और 50% अदायगी का कानून लाया गया। इस हवाले से फैक्ट फोकस के सहाफ़ी उस्मान मंजूर ने दावा किया है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान 14 करोड़ रुपए के जो तोहफे तोशाखाना से घर लेकर गए, उनमें से 10 करोड़ 80 लाख के तहाइफ के एवज 20% यानी 2 करोड़ 16 लाख रुपए की सिर्फ अदायगी की। ये तोहफे हुकूमत में आने के 2 महीने के अंदर वसूल हुए और रख लिए गए। 50% अदायगी वाली बात 100% झूठ है। साथ उस्मान मंजूर ने फैक्ट फोकस में हाल ही में शाया होने वाली अपनी खबर में तफसीलात बताई थी कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी ने तोशाखाना से 14 करोड़ रुपए से जायद के 112 तहाइफ 4 करोड़ रुपए से भी कम कीमत अदा करके अपने पास रख लिए थे। और ये खबर सामने आई कि इमरान खान ने एक दोस्त मुल्क की तरफ से दी गई कीमती घड़ी तोशाखाना से सस्ती कीमत पर खरीद कर दुबई में महंगे दामों बेचकर भरपूर मुनाफा कमा लिया। और फिर साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इस इल्ज़ाम की यह कहकर तस्दीक कर दी कि किसी दूसरे मुल्क ने घड़ी तोहफे में दी, वो उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमत से खरीद ली और बाहर जाकर बेच दी, तो इसमें क्या जुर्म है। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आने के बाद 3 ऑप्शंस किसकी जानिब से आए थे, इस हवाले से भी इमरान खान DGISPR के बयान को झूठ करार दे रहे हैं। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर दावा किया है कि 3 तजावीज़ इस्टेब्लिशमेंट मेरे पास खुद लेकर आई थी। मैंने इलेक्शन वाली तजवीज़ से इत्तफाक किया, मैं इस्तीफ़े और तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ कैसे मान सकता था। इससे पहले भी इमरान खान ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि इस्टेब्लिशमेंट उनके पास 3 तजावीज़ लेकर आई थी, लेकिन इमरान खान के इस दावे को DGISPR ने वाज़ेह तौर पर तरदीद करते हुए कहा था कि तहरीक अदम एतमाद आने के बाद वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से आर्मी चीफ से रब्ता करके कहा गया था कि बीच बचाव की बात की जाए। आर्मी चीफ और DGISI वज़ीर आज़म हाउस गए और बात की, वहाँ साबिक वज़ीर आज़म के साथ उनके रुफ़का भी मौजूद थे और वहीं 3 ऑप्शन सामने आए, जिसमें वज़ीर आज़म ने जल्द इंतखाबात का ऑप्शन मान लिया। मगर जब आर्मी चीफ ये ऑप्शन लेकर अपोजिशन क़यादत के पास गए तो अपोजिशन क़यादत नहीं मानी। वो ऑप्शंस इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नहीं रखी गई थी। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की तरफ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अप्रोच किया गया था कि जब ये डेडलॉक बरकरार था कि इसमें कोई बीच बचाव की बात करें। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारी सियासी जमातों की क़यादत आपस में बात करने पे या उसके ऊपर तैयार ना थी। उस वक्त आर्मी चीफ और DGISI भी उसमें गए PM ऑफिस, वहाँ पे उनके साथ जो उनके रफ़क़ा थे उनके साथ बैठ के वहीं पे ये 3 सिनेरियोज़ डिस्कस हुए कि क्या क्या हो सकता है। और उन 3 सिनेरियोज़ में एक सिनेरियो जो था कि जी नो कॉन्फिडेंस मोशन गोज़ एज इट इज़, दूसरा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब रिज़ाइन कर दें और तीसरा था कि अपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन वापस ले ले, प्राइम मिनिस्टर साहब असम्बली डिज़ोल्व करके फ्रेश इलेक्शंस की तरफ चले जाएं। तीसरी ऑप्शन जो थी उस वक्त वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि जी ये दिस इज़ एक्सेप्टेबल, ये आप
हमारे बिहाफ पे उनसे बात करें। सो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने फिर उस वक्त जो अपोजिशन थी PDM उनके पास लेके गए, उनके सामने ये गुजारिश रखी और उसके ऊपर सरासल बहस के बाद उन्होंने कहा कि जी हम इस तरह का कोई कदम अब नहीं करेंगे, वी विल गो एज वी वांट एज वी हैव प्लान्ड। पहले DG ISPR के इस बयान की तरदीद तहरीक इंसाफ की रहनुमा शीरी मज़ारी ने की और ट्विटर पर लिखा कि वज़ीर-ए-आज़म ने सियासी डेडलॉक के खात्मे के लिए फौज से मदद तलब नहीं की थी। फौज ने उस वक्त के वज़ीर दिफा परवेज़ खटक के जरिए मुलाकात का वक्त मांगा और 3 तजावीज़ दी थी और आज खुद इमरान खान ने फौजी तर्जुमान के बयान को झुठला दिया है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया है और इमरान खान ने उनकी तैनाती की जिम्मेदारी भी फौज पर डाल दी है। इस हवाले से इमरान खान ने आज सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती आज़ाद बॉडी के जरिए होनी चाहिए। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती पर डेडलॉक पैदा हो गया था। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने तैनाती के लिए डेडलॉक खत्म कराया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम इस्टेब्लिशमेंट ने दिया था। अब इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती की जिम्मेदारी भी इस्टेब्लिशमेंट पर डाल दी है। हालांकि गुज़िश्ता साल जनवरी में इमरान खान फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर रहे थे और खुद बता रहे थे कि उनको कैसे लगाएगा। स्क्रूटनी कमेटीज को प्रेशराइज किया गया, उन पर इन्फ्लुएंस किया गया और उसकी वजह से ये डिले हो गया, वरना ये 6-7 साल मामला नहीं लगना चाहिए। देखें, इसके पीछे कुछ और था। इनका अपना इलेक्शन कमिश्नर था पिछला वाला, हैंड पिक्ड, और एक जो प्रोज कर रहा था कि तहरीक इंसाफ का असल में इस पार्टी का सबसे बड़ा दुश्मन था, वो जाके गेम खेल रहे थे हमारे साथ, इसलिए डिले हो रहा था। वो बदनीयती के ऊपर था। आज इलेक्शन कमीशन पे हमें एतमाद है क्योंकि ये जो इलेक्शन कमीशन है हमने चॉइस से, यानी हमारा भी इनपुट है, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के मिल के किया। पहले तो इनके अपने थे ना, अब इनके सामने सब रखें और मैं इसलिए कहता हूं कि ये पब्लिक के सामने जाना चाहिए। सारा का सारा मामला था और जब सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात हुए तो गुज़िश्ता साल जनवरी तक इमरान खान उन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए नजर आए। मगर डस्का इलेक्शन में प्रिजाइडिंग अफसरान के अगवा होने और फिर सेनेट इलेक्शन में जब इलेक्शन कमीशन ने हुकूमती मौक़िफ़ से हटकर फैसला किया तो तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को धमकियां देना शुरू कर दी और पूरे इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया और अब उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करने का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से अहम बात यह भी है कि इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की रोशनी में तहरीक इंसाफ की मुबैना फॉरेन फंडिंग के केस का फैसला 30 दिन में करने का फैसला किया है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में ही 3 रुकनी बेंच कल इस केस की समाअत करेगा। और ऐसे वक्त में इमरान खान ने यह कह दिया है कि सिकंदर सुल्तान राजा का नाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए फौज ने दिया था। इसके अलावा साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान मुसलसल तनकीद कर रहे हैं कि रात के 12 बजे अदालतें क्यों खोली गई। उन्होंने पहले पेशावर में और फिर परसों कराची जलसे में भी ये सवाल दोहराया, जिस पर आज खुद सुप्रीम कोर्ट का रद्द-ए-अमल सामने आया है। पहले देखिए इमरान खान ने पेशावर और कराची के जलसे में क्या कहा। कभी मैंने कानून तोड़ा? मैं आपसे पूछता हूं कि मैंने क्या जुर्म किया था कि रात के 12 बजे आपने अदालतें लगाई? रात के 12 बजे अदालतें खुल गई। मैं पूछना चाहता हूं कि मैं वो क्या जुर्म करना था जो आपने अदालतें खोल दी? जो मुझे तकलीफ हुई कि मेरे खौफ में कि मैं कोई जुर्म कर दूंगा, कोई आइन तोड़ दूंगा, रात के 12 बजे जो अदालतें खोली वो सारी जिंदगी मेरे दिल में बात रह जाएगी। इमरान खान सिर्फ तकारीर में ही नहीं बल्कि अदलिया को निशाना बना रहा है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी अदलिया मुखालिफ बाकायदा मुहिम चलाई जा रही है। तहरीक इंसाफ के जलसों और रैलियों में जजों के खिलाफ न सिर्फ नारे लगाए जा रहे हैं बल्कि नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की जा रही है। ख़ासतौर पर इस वक्त जो रूलिंग कलअदम हुई थी डिप्टी स्पीकर की करार देने वाले जजेस को सोशल मीडिया पर और पब्लिक में निशाना बनाया जा रहा है, जिस पर आज रद्द-ए-अमल देते हुए चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि आइन की हिफाजत पर हमें गालियां पड़ती हैं लेकिन फिर भी अपना काम जारी रखेंगे। सोशल मीडिया पर जो चल रहा है उसकी परवाह नहीं है। आइन के मुहाफिज हैं। ये 24 घंटे काम करने वाली अदालत है। किसी को सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। चीफ जस्टिस ने आर्टिकल 63A की तशरीह के मामले पर समाअत के दौरान सवाल उठाया कि जब 10-15 हज़ार लोग जमा होकर अदालती फैसलों पर तनकीद शुरू कर दें तो हम फैसले क्यों सुनाएं? अदालत आपकी सियासी बहस में क्यों शामिल हो? सियासी रहनुमाओं से तवक्को करते हैं कि वो पब्लिक में अदालती फैसलों का दिफा कर सकें। आइन की पासदारी और हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। अदालत के इन रिमार्क्स पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने फिर तनकीद की। उन्होंने ट्वीट किया कि कहीं भी अदालतें सियासी सवालात और पॉलिसी का फैसला नहीं करती। पाकिस्तानी अदालतों को सियासत से दूर रहना सीखना चाहिए। वैसे भी आधी रात की अदालतों को इज्जत नहीं मिलेगी, इस पर दोबारा गौर करने की ज़रूरत है। अब दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान, फवाद चौधरी, उनकी जमात के दीगर रहनुमा और कारकुन जिन जजेस को आज तनकीद का निशाना बना रहे हैं, ये वही जजेस हैं
जिन्होंने माजी में इमरान खान के हक में फैसले दिए। यहाँ इसकी चंद मिसालें आपके सामने रखते हैं। इन जजेस की तारीफ हुई। 2018 का इलेक्शन इन जजेस की तारीफ करके और इन जजेस के फैसलों की बुनियाद पर बयानियां बनाकर लड़ा गया। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गैर कानूनी करार देने वाले 5 रुकनी बेंच के रुकन जस्टिस एजाजुल एहसन उस बेंच में शामिल थे जिसने नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया था और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ के केसेस की निगरानी के लिए जस्टिस एजाजुल एहसन को ही मॉनिटरिंग जज मुकर्रर किया था और बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ उस फैसले से खुश थी और जस्टिस एजाजुल एहसन के किरदार से भी खुश थी। इसी तरह आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत ताहयात करने वाले बेंच में भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस एजाजुल एहसन शामिल थे और तहरीक इंसाफ इस फैसले से भी बहुत ज़्यादा खुश हुई और मुतमईन नजर आई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल उस बेंच का भी हिस्सा थे जिसने इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिया था, जिसको आज भी इमरान खान इस्तेमाल करते हैं और मुसलसल 2018 के इलेक्शन भी उस फैसले को बुनियाद बनाकर लड़ा। इसी तरह जस्टिस एजाजुल एहसन उस बेंच में शामिल थे जिसने बनी गाला को रेगुलराइज किया था, जिस पर आज भी इमरान खान पर तनकीद होती है कि रेगुलराइज करा लिया बनी गाला मगर गिरा दिए गए जो गरीबों के मकानात थे और अदालत पर भी इस बात पर तनकीद हुई थी। लेकिन इसके बावजूद आज उन्हीं जजेस को निशाना बनाया जा रहा है, उनके फैसलों पर तनकीद की जा रही है और उनके कंडक्ट पर सवाल उठाए जा रहे हैं। एक तरफ जहां तहरीक इंसाफ मुल्क में फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर रही है और इमरान खान इस मकसद के लिए सड़कों पर आ चुके हैं, वहीं खुद हुकूमत के अंदर भी इस बारे में कोई इत्तफाक राय नहीं है कि नए इंतखाबात कब होने हैं। हुकूमत इत्तेहादी मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि जो नई हुकूमत बनी है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के लिए है। हम उनसे कह रहे हैं कि हमें अब भी फौरी तौर पर इलेक्शन चाहिए। कौम की अमानत वापस करना हमारी जिम्मेदारी है जिसके लिए हमने जिद्दोजहद की और आज नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में कह दिया है कि जितना जल्दी हो सके हमें अवाम के पास जाना चाहिए और नया मैंडेट लेना चाहिए। मेरा अपना ख्याल है, मैं ज़ाती ख्याल का जो है इजहार करूँगा कि जितनी जल्दी हो सके हमें अवाम के पास जाना चाहिए और नई मैंडेट लेनी चाहिए। मगर क्या इमरान खान के बड़े बड़े जलसों के बाद इस वक्त नून लीग भी घबरा रही है कि जल्द इलेक्शन कराया जाए या ना कराया जाए, और क्या काबीना फाइनल हो गई है? क्योंकि आज भी हल नहीं हो सका है। इस सब पर ख्वाजा आसिफ साहब से बात करेंगे ब्रेक के बाद। क्या हुकूमत घबरा रही है, जल्दी इंतखाबात का सोच रही है मगर इमरान खान साहब के जलसों को देखते हुए नहीं कर पा रही है? आज असेंबली में बात की जल्दी इंतखाबात की ख्वाजा आसिफ साहब ने हमारे साथ। मुझे ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब आम चीज़ों पे बात करनी है, लेकिन सबसे पहले आज आपने असेंबली में कहा कि जल्द इंतखाबात होने चाहिए। मौलाना भी यही मुतालबा करते नजर आ रहे हैं। क्या हुकूमत फंस गई है कि इमरान खान साहब क्राउड भी पुल कर रहे हैं, तो इस वक्त क्या उनका बयानिया बिक रहा है तो इस इलेक्शन कराएं या ना कराएं, परफॉर्मेंस करें तो कैसे करें, क्योंकि मैंडेट उस तरीके से लेकर नहीं आए हैं, क्राइसिस बहुत बड़ा है, फंस गए आप लोग खुद? नहीं, मैं शाहज़ैब इसको इस तरह इंटरप्रेट नहीं करूँगा। मैंने जो आज असेंबली में बात की है वो इस नुक्ता नज़र से बात की है कि कोई ये ना समझे कि हम इंतखाबात से या अवाम में जाने से कोई हिचकिचा रहे हैं या डर रहे हैं। हमेशा जो है इलेक्शन करा लेना जो है ना वो बेहतर होता है इलेक्शन ना कराने से। आज से बड़ी साल पहले जो है किसिंजर ने कहा था कि तमाम मुल्कों में जब कोई मामलात ख़राब होते हैं, कोई क्राइसिस होती है, तो इलेक्शन के ज़रिए हल कर ली जाती है, नए इलेक्शन करवा लिए जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है दुनिया का जहाँ पे इलेक्शन कराए जाते हैं तो क्राइसिस जन्म लेती हैं, क्राइसिस हल नहीं होती। तो हमारे यहाँ पे ये पहली एक सिचुएशन है जिसकी हो सकता है कि जो क्राइसिस का हल जो है वो अल्टीमेटली जो है अवाम की जो राय है वो मालूम करने में हो। मैंने उस नुक्ता नज़र से कहा था, और मैं ज़ाती तौर पे ये कंसेंसस इसके ऊपर कतई तौर पे नहीं है। इस वक्त कोलिशन गवर्नमेंट में कोई कंसेंसस नहीं है, लेकिन मैंने अपने राय का इजहार इस कॉन्टेक्स्ट में किया था कि अगर ज़रूरत पड़े तो इसमें ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। इलेक्शन जो है किसी भी क्राइसिस का हल लेने के लिए अवाम के पास जाके उनकी राय मालूम करने के लिए जो है ना वो किसी किस्म का तामुल या हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। उस कॉन्टेक्स्ट में मगर ख्वाजा साहब इस वक्त सूरत हाल ये है या नहीं है? आप खुद भी नहीं समझ रहे हैं कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब जबरदस्त क्राउड पुल कर रहे हैं? आप लोगों की तवक्को नहीं थी, आप लोग तवक्को ये करते थे कि इनके लोग जा ही नहीं पाएंगे अवाम के में। तवक्को थी हमें, लेकिन जो है वो क्राउड ज़रूर उन्होंने कराची में एक अच्छा क्राउड लिया है, पेशावर में भी अच्छा क्राउड लिया है। मैं बिल्कुल उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहता। जो अपने मुखालफ हों उनको बल्कि को 5, 10, 20% जो है ज़्यादा ओवर एस्टिमेट करना चाहिए ताकि बंदा तैयारी में रहे। लेकिन ये जो बात यह है, मेरा अपना ख्याल है, मेरा एक एनालिसिस है कि 2013 जो थी वो इमरान खान की पीक थी।
2018 में जो है वो साथ जो है वो दूसरे लफ्ज़ जो इस्तेमाल होता है वेंटिलेटर वगैरह लगे और वो उनको हुकूमत में लाया गया। लोग जो है वो चाहते थे कि इनको ट्राई किया जाए, इनका जो है वो इनको मौका दिया जाए। उनको मौका दिया गया, ये बुरी तरह फेल हुए, मुंह के भल गिरे, कोई वादा पूरा न किया, झूठ का जो है सारा 3-4 साल झूठ बोलते रहे। जो अदारे थे हुकूमती अदारे उनको ज़ाती अना की तस्कीन के लिए इस्तेमाल करते रहे। महंगाई खा गई, चोरी और करप्शन जो है इनके अपनी दहलीज से स्टार्ट होती थी। और मैं नाम नहीं लेना चाहता लोगों के, अच्छा नहीं लगता नाम लेने का। मैंने अब कहा है कि अभी एक चंद रोज़ पहले या कुछ अर्सा पहले एक रजिस्ट्री हुई है फ़िरोज़वाला तहसील के अंदर। नाम भी मैं बता दूंगा कि किसने रजिस्ट्री की है, ज़मीन किसने बेची है। वो पहले नॉमिनेशन में वरासती जायदाद डिक्लेयर हुई, फिर उसके बाद कहा कि ये 17 लाख की ख़रीदी गई है, करेक्ट किया गया। अब वो बेची गई है, बायर को 80 रजिस्ट्रियाँ करवाई गई हैं सिर्फ जो है टैक्स जो है अवेट करने के लिए। जब हमारे हुक्मरान तबका जो है वो इस तरह टैक्स अवेट करे, किसने किया है? नाम तो बताइए। अवेल करे, ये नाम तो बताइए किसने कराई है? नाम जो है वो मैं आपको पर्टिकुलर्स भिजवा दूंगा, आप जरा इन्वेस्टिगेट कर लीजिएगा। आपके पास अच्छे इन्वेस्टिगेटिव जो है लोग जैसे मैं तो फिर ख्वाहिश साहब चले, फिर ये कम से कम नहीं है कि जो डिबेट होनी थी वो भी इमरान खान की कारकर्दगी पर नहीं हो रही है। अब वो एक पूरा का पूरा कॉन्स्पिरेसी का उन्होंने एक बयानिया बनाया है, उस पर हो रही है। और जब अगर अगला इलेक्शन अगले साल कराएंगे तो आपकी कारकर्दगी पर हो रही होगी। तो ये 3.5 साल में इमरान खान की हुकूमत को गिराना आपके फायदे में जाएगा, नुकसान में जाएगा? देखिए ये तो वक्त बताएगा। मैं इसको जो है वो नहीं मुझे ये सवाल पहले भी किया जाता रहा है और मैं उसका जवाब जो है आपको वही दूंगा जो मैं पहले देता रहा हूँ कि या तो ये था कि हम ये नुकसान जो है अपने ज़िम्मे ले लें, पॉसिबली, मैं उसको नहीं कह रहा, कंक्लूसिवली नहीं कह रहा कि नुकसान हमें होगा, उसमें बिल्कुल नुकसान अवॉइड करने के चांसेस बिल्कुल हैं परफॉर्मेंस के साथ। दूसरा ये है कि इस आग में 1.5 साल जो है, 1.25 साल जो है पाकिस्तानी अवाम को और जलने देते, और इसका बार बार हमारे कहने के बावजूद पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर जो है कोई तवज्जो ना दी गई। करप्शन जैसे मैंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर की अपने घर की दहलीज से स्टार्ट होती थी और होती रही है, अभी भी हो रही है, अभी भी हो रही है। जो माल इन्होंने जमा किया हुआ है वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफ़र कर रहे हैं। लोग जो है वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं, जो यहाँ पे इक़्तिदार के बल बोते हुए बड़ी दिलेरी से सीना ठोक के बात करते थे, वो आज कहाँ गए हैं? वो सारे लोग जो है आहिस्ता आहिस्ता बाहर जा रहे हैं। और ये जो फर्वर है या ये जो एक सेंटीमेंट है, ये आपने देखा होगा बाइडन की शिकस्त के बाद जो है ये क्रिएट जो है ट्रंप ने भी किया था, एंड इट लास्टेड फॉर few weeks, maybe month and a half, and it is still there. It is simmering under the surface. It is still there in US, and perhaps it will stay here in Pakistan also. तो ये लेकिन ये चीज़ जो है ट्रांसलेट होनी बैलेट बॉक्स के ऊपर, एक ऐसे बैलेट बॉक्स के ऊपर जहाँ पे शफाफ किस्म के इलेक्शन हो रहे हों, जहाँ पे आवाम को अपनी राय जो है वो बनाने की पूरी आज़ादी हो, तो ये ट्रांसलेट नहीं हो सके। दिस इज़ माई हम्बल ओपिनियन। मैं कोई दावे करने वाला इंसान नहीं हूँ, मैं एक सियासी ओपिनियन अपना दे रहा हूँ कि ये जो आप जो बात कर रहे हैं ये जलसों की, बड़े जलसे हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे प्रेजेंस जो है ओवरवेलमिंग है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की 80% आबादी सोशल मीडिया पे शाज़ेब नहीं है। ट्विटर के ऊपर जो है इट इज़ इन सिंगल डिजिट और मे बी 11-12% है। फेसबुक पे ज़्यादा है, 22-23% है। आप एवरेज निकाल लें, और ज़्यादातर ये लोग जो है एक बंदा 6-6 हज़ार अकाउंट ऑपरेट कर रहा है। एक बंदा जो है, एक बंदा जो गिरफ्तार हुआ है, अखबारों में मैं पढ़ा था, मीडिया में पढ़ा था, लाहौर से, वो अकेला 2200 अकाउंट, और पता नहीं क्या होता है। मैं तो आज मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने भी ज़ाहिर इसके हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने तफसीलात बताई है। मगर और सब अगर आपने फिर फौरी कारकर्दगी दिखानी है ना, आपकी काबीना का मसला हल नहीं हो रहा है। मगर मैं आप ही का बयान पढ़ रहा हूँ कि आपने कहा कि मामला हल हो गया है। सुबह जो हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। कल जो है पहले पैर के अंदर जो है काबीना इंशाल्लाह हल्फ उठा लेगी। क्या ये दुरुस्त है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर ख़ारजा होंगे? जी ये दुरुस्त है। और पूछते जाएं, मैं आगे से आप जो है ये क्विज करते जाएं मुझे, मैं आपको जवाब देते जाऊँ। मुझे फिर पहले ये बताएं आप कौन से वज़ीर होंगे? मुझे अभी नहीं पता है। मैं तो वेला ही रहना चाहना है। कोई इसके दूसरे सवाल पे या फिर पहले ही सवाल कह लें, आप कह रहे हैं उसका जवाब नहीं है आपके पास। खजाना किसके पास होगी?
ख़जाना जो है वो मिफ्ता के पास होगी। और क्या आप शाहिद खान अब्बासी वजीर बनेंगे? जी मेरा तो ख्याल है बनना चाहिए उनको, जो है बड़े काबिल शख्स हैं। उनका 1 साल जो है इस मुल्क ने उनकी हुक्मरानी की है, बड़े अल्लाह के फजल से अच्छी हुक्मरानी की है। उनको ज़रूर जो है वो अपनी खिदमात जो हैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अव्वलीन और दूसरा पार्टी के लिए जो है इस्तेमाल होनी चाहिए उनकी। पावर और पेट्रोलियम के वजीर होंगे? मैं हूँ और मैं हो सकता है वो एनर्जी के वजीर हों, जिसमें दोनों महकमे हों। वैसे अब साथ में फिर अयाज सादिक साहब इक्तिसादी उमूर के वजीर होंगे? जी मेरा ख्याल है कि ये आपका गैस जो है दुरुस्त है। और एहसन इकबाल साहब वजीर मनसूबाबंदी होंगे? जी 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 ये आप दुरुस्त कह रहे हैं। और तो हमारा सारी पार्टी का मनसूबाबंदी भी उसके पास है। और वजीर दाखिला राना सना होंगे? वो तो जरदारी साहब ने उनको बड़ी देर का बना दिया हुआ है। तो वही होंगे। वैसे अब तो यानी कि कल ये फिर काबीना हल्फ उठा लेगी इंशाल्लाह। ये 1-2 चीज़ें थी जिसमें आज नहीं हुई, जिसकी वजह से कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिसका हमें एहतराम करना पड़ा, इसलिए आज नहीं हुई, कल हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। सब और MQM आएगी काबीना में? जी बिल्कुल आएगी। MQM जो है एज ए लार्ज कंपोनेंट ऑफ दिस कोलिशन गवर्नमेंट, और हम चाहते हैं कराची जो रसूल बलाद है पाकिस्तान का, एक हमारा इशारा गया, हमारी वो नर्व सेंटर है पाकिस्तान का, वहाँ पे उस शहर की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनका इन्फ्लुएंस है वहाँ पे, वो मिल के जो है उस शहर को चलाएं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए और वहाँ की आवाम के लिए, ताकि उनके उधर की आवाम को खूबसूरत शहर था। मैंने 1 साल वहाँ पे रहा हूँ 71-72 में, जब मैंने बैंक की ट्रेनिंग ली थी, तो बड़ा खूबसूरत शहर था। मैं तो अभी तो बड़ा अरसा हुआ है, 3-4 साल हुए हैं, मैं गया भी नहीं हूँ, हालांकि वहाँ मेरे ससुराल हैं, तो बड़ी अरसा हुआ है गए हुए हैं। सुनते हैं कि शहर के हालात ठीक नहीं है। वैसे और मौलाना फजल रहमान भी काबीना में होंगे? मौलाना फजल रहमान की पार्टी भी काबीना में होगी? जी बिल्कुल होगी। मौलाना फजल रहमान तो सीनियर हैं, वो हमारे बुज़ुर्ग हैं, उम्र में तो मुझसे छोटे हैं लेकिन वो बुज़ुर्ग हैं मेरे, तो मेरे लिए काबिल एहतराम है। वो तो हमारी रहनुमाई करेंगे, और लेकिन उनकी पार्टी के लोग जो है हमारे साथ काबीना में ज़रूर होंगे। और कल ये हल्फ हो जाएगा इंशाल्लाह। अब सदर साहब तो नहीं ले रहे हैं, फिर चेयरमैन सेनेट हल्फ लेंगे? पता नहीं, सदर साहब जो है वो अपने ओहदे से इंसाफ नहीं कर रहे, वो अपनी औकात दिखा रहे हैं, और सदर के ओहदे की औकात जो है उसको तस्लीम नहीं कर रहे, उसके साथ इंसाफ नहीं कर रहे। बहुत शुक्रिया। ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। करे वजारतों का मसला हल हो गया है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर ख़ारजा होंगे, इसके अलावा दीगर वजारतों की भी कन्फर्मेशन कर रहे हैं। अब जहाँ सूरत हाल है वहाँ हुकूमत फंस गई है, ये इमरान खान साहब फंस गए हैं, इस पर मज़ीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। सूरत हाल चल रही है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान की सहाफ़त के 2 बहुत मोतबर नाम मौजूद हैं। सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार हामिद मीर साहब और फाज़ हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब, अब तो बाकायदा तौर पर एक क्लियर लाइन नज़र आ रही है इमरान खान साहब की, जलसे हों या फिर सहाफ़ियों से मुलाकातें हों, वो वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि अदालतों को भी हेड ऑन ले रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को भी और फ़ौज को भी। उन्होंने वाज़े किया आज भी सहाफ़ियों से मुलाकात में कि भाई मैंने कोई 3 ऑप्शंस नहीं दिए थे, 3 ऑप्शंस फ़ौज की तरफ से आए थे। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जिम्मेदारी भी उन्होंने फ़ौज पर डाल दी है कि ये नाम भी उनकी तरफ से आया था। साथ साथ जो हमें नज़र आ रहा है कि तोशा खाना का भी उन्होंने डिफेंस ये किया कि फ़ौजियों को भी DHA में प्लॉट मिलते हैं, वो कहीं भी बेचें, मैं नहीं बेच सकता तोशा खाना। तो क्या वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि हेड ऑन ले रहे हैं, अदालतें हों, इस्टेब्लिशमेंट हो, इमरान खान साहब, और जितना कैलकुलेटेड वो चलते हैं, ये सोचा समझा ही नहीं होगा आपके ख्याल में, जिसका उन्हें नज़र आ रहा होगा कि उन्हें फ़ायदा होगा? शाहजेब साहब, आपने एक सवाल में बहुत से सवाल किए हैं, और ज़ाहिर बात है आजकल सूरत हाल ऐसी है कि कोई एक वाक़या जो है वो उसको आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते, उसके साथ बहुत से वाक़यात जुड़े होते हैं। तो अब अगर इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर है इसका नाम भी इस्टेब्लिशमेंट ने दिया था, तो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तो इमरान खान साहब ऑन रिकॉर्ड सहाफ़ियों को ये कह चुके हैं कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो मैं और अपोजिशन
आपस में सलाह मशवरे से लेके आए हैं। और जो पिछला चीफ इलेक्शन कमिश्नर था वो ठीक नहीं था, लेकिन ये वाला चीफ इलेक्शन कमिश्नर बिल्कुल ठीक है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको ये क्लिप भी भेज दूंगा। जी साहब, हमने भी थोड़ी देर पहले ये क्लिप चलाया भी है वजीर आजम का, उन्होंने वाकई बाकायदा तौर पर कहा है। तो अब अगर ठीक है, मुझे नहीं पता कि आपने चलाया, तो अब अगर इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी कही हुई बात जो है वो उससे अगर यू टर्न ले लेते हैं तो इसमें मैं या आप क्या कर सकते हैं। इसी तरह जनरल बाजवा साहब के बारे में भी मैंने उनका एक इंटरव्यू किया था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि वो बहुत न्यूट्रल हैं और द मोस्ट डेमोक्रेटिक जनरल। और इसी तरह दीगर मामलात में भी आप देख लें, तो अब अगर मौजूदा सूरत हाल में वो एक नई लाइन ले रहे हैं, तो आप देखें कि जो कुछ अरसे से उनका जो एक एंटी अमेरिकनिज्म वाला नैरेटिव है उसमें भी वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी अब चेंज लेके आ रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि ना तो मैं अमेरिका के ख़िलाफ़ हूँ और ना ही मैं इंडिया के ख़िलाफ़ हूँ, ना ही मैं किसी और मुल्क के ख़िलाफ़ हूँ। और लेकिन उनके हर जलसे में नारा क्या लगता है, अमेरिका का जो यार है गद्दार है। लेकिन तहरीक इंसाफ जब वाशिंगटन में मुजाहरा करेगी तो वहाँ पे ख़ास तौर पे हिदायत जारी की गई है कि यहाँ पे आपने अमेरिका के ख़िलाफ़ नारे नहीं लगाने। तो ये जो सारा कुछ है ना, इमरान खान साहब की जो जितनी भी आजकल गुफ्तगू है उसमें वो आपको चौंका रहे हैं, वो आपको सरप्राइजेस दे रहे हैं, हर रोज़ एक नया सरप्राइज़। और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाला जो सरप्राइज़ है ये तो वाकई मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता है, मुझे याद है इमरान खान साहब ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ये मैं लेके आया हूँ अपोजिशन लीडर की मर्जी से सलाह मशवरा करके। तो इसलिए ये मेरा ख्याल है थोड़े दिन तक 10 दिन बाद 15 दिन बाद मज़ीद इस तरह की बातें आएंगी। लेकिन एक अच्छी चीज़ जो है वो मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि ये सारे जो मामला हैं इस पर हम तनकीद कर रहे हैं, लेकिन कुछ अच्छी बातें भी इमरान खान साहब ने कहनी शुरू कर दी हैं और वो अपनी गलतियों का एतराफ़ कर रहे हैं। जैसा कि उन्होंने ये एतराफ़ कर लिया है कि जस्टिस काजी फायजीसा के खिलाफ जो रेफरेंस फाइल करना था वो उनकी बहुत बड़ी गलती थी। तो अगर इमरान खान साहब अगर इस रास्ते पे चलेंगे, माजी की जो गलतियां हैं ना सिर्फ उनका एतराफ़ करें बल्कि उनसे सबक सीखें, तो फिर उनको ये इस तरह के जो नई जो है ना बहाने तराशना उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिस तरह के आज उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में एक बहाना तराशा है। अगर वो अपनी गलतियों का एतराफ़ करेंगे तो पाकिस्तानी कौम जो है वो मेरा ख्याल है कि उनकी गलतियां ना सिर्फ माफ़ करेगी बल्कि उनको अप्रिशिएट करेगी। फातिह साहब, ज़ाहिर इमरान खान साहब एक तो पॉपुलिस्ट लीडर हैं और वो अपना क्राउड पुल भी कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त उनको अवाम में जलसों में रिस्पॉन्स मिल रहा है। और इमरान खान साहब एक इंटेलिजेंट लीडर हैं, ऐसा नहीं है कि वो कोई भी बात करें या कोई भी सियासी चाल चलें तो उसकी कोई मंतक उन्हें ना पता हो या उसका मंतकी अंजाम उन्हें ना पता हो। क्या दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं, इदारों को भी प्रेशराइज कर रहे हैं, चाहे वो अदलिया हो, फौज हो और इलेक्शन कमीशन हो, एक ही तीर में सारे शिकार वो ठीक कर रहे हैं ताकि उनके खिलाफ फैसले भी ना आए और इदारे भी बैकफुट पर रहें? शुक्रिया शाहजेब साहब। देखिए, मेरे ख्याल में जो इस वक्त मुझे नजर आ रही है जनाब इमरान खान साहब की हिकमत अमली, उसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा। पहला तो मेरे ख्याल में वो अपने आप को इस तरीके से एक बार फिर री इन्वेंट करना चाह रहे हैं जिससे उनकी जो गवर्नेंस, उनकी जो अदम कारकर्दगी, उनका जो सही तौर पर डिलीवर करने में नाकामी, महंगाई और दीगर जितने भी मसाइल थे वो किसी तरीके से लोगों के जहनों से हट जाएं और वो अपने आप को री इन्वेंट करें एक ऐसे लीडर की तरह जो ये कह रहा है कि मसला इस मुल्क में सिर्फ हुकूमत नहीं है या अपोजिशन नहीं है या नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी नहीं है, बल्कि पूरा निज़ाम है। और उस निज़ाम में जो है वो अदालतें भी आएंगी, उसमें इस्टेब्लिशमेंट भी आएगी, उसमें आइन भी आएगा, उसमें तमाम तर कवायद और ज़वाबित भी आएंगे। वो ये कह रहे हैं कि ये तमाम तर मामले जो हैं इनको मैं ठीक करूंगा और क्योंकि मैं इस निज़ाम के खिलाफ हूं। ये जो मेरे ख्याल में एक स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट वो करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आप देखें कि वो बार बार जो वो तकरीरें करते हैं वो उसमें उन तमाम चीजों का जिक्र करते हैं। कभी अदलिया का जिक्र करते हैं, कभी फौज का जिक्र करते हैं और जो उनके मुखालिफिन हैं उनका तो करते ही करते हैं, और जो आइन के साथ उन्होंने किया वो तो हमने सब देख लिया। ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ा गैम्बल है और वो ये रिस्क इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मेरे ख्याल में वो दूसरा जो मेरा नुक्ता है कि उनको ये बताया जा रहा है कि ये जो क्राउड हमें नजर आ रहे हैं, ये जो एकदम एक पॉपुलैरिटी की वेव हमें नजर आ रही है, ये साबित करती है कि लोग इस वक्त इस निजाम की तब्दीली चाहते हैं। मेरे ख्याल में उन्हें ये बताया जा रहा है कि अब आप एक बड़ा और जो आपके साथ के कुछ सीटें हैं और इस तरह के मामला इनसे छोड़ें और पूरी निजाम की तब्दीली करें। ये रिस्क आप ले लें
तो खान साहब मेरे ख्याल में अब एक बड़ी गेम में जा रहे हैं। छोटी गेम जो है वो जो आप पहले भी कह चुके हैं कि मैं आलू प्याज के लिए तो आया नहीं था, तो मेरे ख्याल में वो उस आलू प्याज वाली सियासत से अपने आप को निकाल कर और वो निजाम की तब्दीली की तरफ जा रहे हैं। क्या उसमें वो कामयाब होंगे? मेरे ख्याल में ये इस टाइम अगर हमें एक टैक्स है। हामिद मीर साहब, मुझे ये बताइएगा कि अब नाउ इस सारी की सारी सूरत हाल में फिर क्या हुकूमत भी फंस गई है हुकूमत लेके कि फौरी इलेक्शन की में जा नहीं सकते? अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इमरान खान साहब इतना पॉपुलर क्राउड जब पुल कर रहे हैं तो फौरी इलेक्शन में कैसे जाएं, और अगर लंबा इसको खींचेंगे तो मुल्क के मसाइल कैसे हल करें, इस इत्तेहाद को कैसे मैनेज करें? हुकूमत भी फंस गई है इस वक्त। देखें, जो आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने बात की है ना कि 15-20 हज़ार या 25 हज़ार का क्राउड इकट्ठा करके अदालती फैसलों पर तनकीद की जाती है, तो अगर आप 15-20 हज़ार अफराद इकट्ठे करके और वहाँ पे आप अमेरिका पे तनकीद करेंगे और अगर आप अदालती फैसलों पे तनकीद करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो 3.5-4 साल हुकूमत की, तो उस हुकूमत में आप की जो परफॉर्मेंस थी उसको सेल करना जो है वो आपके लिए मुमकिन नहीं है। आपके पास अपनी हुकूमत की कारकर्दगी को बयान करने के लिए कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है, तो इसलिए आप एंटी अमेरिकनिज्म का जो नैरेटिव है उसको आवाम के सामने सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इमरान खान साहब, ये देखें, ये शॉर्ट टर्म चीज़ें हैं। देखें, हमारी पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है, अगर उसमें से आप बहुत से वाक़यात को उठा लें तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब भी जो हैं वो जब उन्होंने रावलपिंडी के राजा बाज़ार में वो एक ख़त लहराया था और उन्होंने कहा था कि हेनरी किसिंजर जो है उसने मुझे धमकी दी है और अमेरिका जो है वाइट एलिफेंट जो है, सफ़ेद हाथी जो है वो मेरी जान लेना चाहता है, तो वो भी बड़े पॉपुलर हो गए थे। और फिर उसके बाद उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई और फिर क्या हुआ, वो एक बड़ा हमारी तारीख का अफसोसनाक बाब है। तो ये जो पाकिस्तान के लोग जो जलसों में आते हैं और जो नारे लगा रहे होते हैं ना, जब सूरत हाल बदलती है तो फिर पीछे नज़र कोई नहीं आता। नवाज शरीफ साहब का भी यही था, आप देखें वो कहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो सही रास्ते पे नहीं जा रहे। अगर वो पाकिस्तान में निज़ाम तब्दील करना चाहते हैं तो वो बड़ी गलती पे है। 1973 का जो आइन है उसको तब्दील करना या उसको रिप्लेस करना इतना आसान नहीं है। उन्होंने इसी निज़ाम के अंदर रह के स्ट्रगल करनी है और यही इदारे हैं जिन इदारों को साथ लेके चलना है, और ये इदारे और पाकिस्तान ये आपस में लाज़िम मलज़ूम है। ये नहीं हो सकता कि कल वो फ़ौज पे तनकीद करें और आज वो फ़ौज पे तनकीद ना करें, सिर्फ अदलिया पे तनकीद करें, और परसों वो सिर्फ मीडिया पे तनकीद करें और अदलिया पे तनकीद ना करें। तो ये इमरान खान साहब, बज़ाहिर आपने उनको कहा कि वो बड़े इंटेलिजेंट है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो अपनी जहानत है उसको इस्तेमाल करने से पहले पाकिस्तान की सियासी तारीख भी पढ़ लें। ये बड़ा वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो से ज़्यादा ना तो वो ज़हीन है और ना ही होशियार हैं। और अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो हैं वो पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनसे नहीं लड़ सके और उनसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर जो है वो इमरान खान साहब नहीं है, तो अगर इतना पॉपुलर लीडर जो है वो अपनी जान नहीं बचा सका तो इमरान खान साहब के लिए अपनी जो सियासत है उसको बचाना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए मैं समझता हूँ, जो बात मैंने पहले भी की, कि वो अपनी गलतियों से सबक सीखें और अपनी गलतियों का एतराफ़ करें और सच का रास्ता इख्तियार करें। ये अभी तक जो उन्होंने अभी तक जितनी भी तकरीरें की हैं और जो क्राउड पुल किया है, तो वो उसकी मेन बुनियादी वजह एंटी अमेरिकनिज्म है। और उस पर आप सब जानते हैं कि वो उसकी बुनियाद एक ख़त है, और ख़त की बुनियाद जो है वो एक फेयरवेल लंच है। और वो फेयरवेल लंच जो है वो जिस डिप्लोमेट के एजाज़ में हुआ था, उन्होंने थोड़े दिनों में ज़ुबान खोल देनी और फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो इमरान खान साहब जो है वो ये नैरेटिव ज़्यादा अरसा नहीं चला सकेंगे, इसलिए उनको चाहिए कि गलतियों का एतराफ़ करें। उनको पाकिस्तान की सियासत में रहना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में रहने के लिए जो ज़मीनी हक़ायक़ है, ग्राउंड रियलिटी है, उसके मुताबिक चले। किसी वो एक जो ना एक तख़य्युलाती किस्म की दुनिया में अगर वो रह रहे हैं तो ये उनकी बहुत बड़ी गलती है। फौजी साहब, आपको भी लगता है कि सस्टेनेबल नहीं होगा या फिर एक कैलकुलेटेड मूव है? अगले चीफ जस्टिस को वो ये बता रहे हैं फ़ायज़ ईसा साहब को कि भाई आपके खिलाफ मैं नहीं था, और ये दूसरी दफ़ा है कि उन्होंने बताया है। मौजूदा चीफ जस्टिस पर दायरे अब उनके और जजेस पर वो तनकीद कर रहे हैं, और जो मौजूदा फ़ौज की लीडरशिप है उसने भी नवंबर में बदल जाना है, तो जो रिस्क वो ले रहे हैं वो भी 5-6 महीने का है। आपको लग रहा है कैलकुलेटेड है या नहीं है? शाहजेब साहब, देखिए, मेरे ख्याल में यहाँ तक तो कैलकुलेटेड है कि वो ये समझते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने पावर में वापस आना है उसमें उन्हें जो है वो इस निज़ाम के जरिए जो है वो निज़ाम की तब्दीली की बात करनी है। अब इसका क्या मतलब है? ये कैलकुलेशन जो है मेरे ख्याल में इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। पहली बात तो ये कि देखिए, वो ये समझते हैं कि
उनकी जो कारकर्दगी है अगर उसके निजाम ने उनको काम नहीं करने दिया। और इस वक्त जो आप देख रहे हैं वो तमाम तर लोगों पे सब पे उंगलियां उठा रहे हैं, अगर किसी पे उंगली नहीं उठा रहे तो वो अपने आप। लेकिन शायद वो ये भूल रहे हैं कि अगर उन्होंने रजब तैयब एर्दोआन सियासत करनी और वो मुकाम हासिल करना है तो एर्दोआन ने 10 साल डिलीवरी दी थी, परफॉर्मेंस दी थी, ये लोगों को दिखाया था कि वो वाकई में गवर्नेंस के हवाले से लोगों की जिंदगियों में बेहतरी ला सकता है। इमरान खान साहब वो काम 4 साल में नहीं कर पाए। और मुझे ये भी कहने दीजिए कि नवाज शरीफ साहब भी इसी रूट जा रहे थे, उनको भी वापस आना पड़ा, क्योंकि सिविल मिलिट्री रिलेशंस सिर्फ जज्बाती नारों से चेंज नहीं होते, उसके लिए आपको कुछ दिखाना पड़ता है। तो खान साहब कुछ कैलकुलेट तो कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त वो जो हकीकत पसंदाना अप्रोच है मुझे वो नजर नहीं आ रही, क्योंकि अगर उन्होंने इक़्तिदार में वापस आना है तो वो सिर्फ अपने कोर सपोर्ट बेस की बुनियाद पे वापस नहीं आ सकते। उन्होंने उस कोर सपोर्ट बेस को बढ़ाना है, नए वोटर्स को अपने पास लाना है। मैं नहीं समझता कि ये जो बयानियां वो लेके चल रहे हैं अपना एंटी अमेरिकनिज्म का, उससे उनके कोर सपोर्टर के अलावा उनको कोई नए वोटर्स मिल रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। लेकिन शायद जिस तरह के हामिद मीर साहब ने कहा, वो पाकिस्तान की तारीख को ध्यान में नहीं रख रहे कि यहां पे आपको इस निजाम के तहत ही सियासत करनी। बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब और फारूक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। दूसरी तरफ गवर्नर पंजाब वज़ीर आला हमजा शहबाज से हल्फ लेने के लिए तैयार नहीं हैं और सदर पाकिस्तान वफाकी हुकूमत के कहने के बावजूद, एडवाइस के बावजूद गवर्नर को हटाने को तैयार नहीं हैं। जो इंतखाबात हुआ वज़ीर आला के पंजाब असम्बली में, उसको फाफिन ने और पिलडैत ने भी कवर किया, उनके मुताबिक कानून के मुताबिक हुआ। हमारे साथ पिलडैत के सरबराह अहमद बिलाल महबूब साहब मौजूद हैं। साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। अब क्या हल है अगर गवर्नर साहब हल्फ लेने के लिए तैयार नहीं हैं, वो एक रिपोर्ट को बुनियाद बना रहे हैं, आप लोगों की रिपोर्ट कहती है कि जो मामला थे वो आइन के मुताबिक हुए। अब क्या हल है, किस तरीके से इस मामले को आगे बढ़ाया जाए? कोई वजीर आला नहीं है मुंतखब इस वक्त सबसे बड़े सूबे का। मेरे ख्याल में ये मसला, ये तो मुझे कहना ही चाहिए कि ये गवर्नर साहब को उन इंतखाबात को रिजेक्ट करने का या ना मानने का उनके पास इख्तियार नहीं है। और वो जिस रिपोर्ट की बुनियाद पे कह रहे हैं वो रिपोर्ट भी किसी को जारी करने का इख्तियार नहीं था। ये तो सीधा सीधा हमारे कवानीन में, रूल्स में ये लिखा हुआ है कि स्पीकर जो उस वक्त प्रिजाइड कर रहे हों वो एक कम्युनिकेशन भेजेंगे गवर्नर को और उसकी बुनियाद पे वो हुकूमत जो है आइंदा उसको हल्फ दिया जाएगा। लेकिन अब आप इसका रास्ता जो है, जो रुकावट पैदा हो गई है, मुझे नहीं लगता कि इसका हल सिवाय अदालत के कोई और है। बदकिस्मती से हमारी पार्लियामेंट और असम्बलियाँ अपने मामलात को बड़ी तेज़ी के साथ अदालतों के सपुर्द करती रही हैं, फिर वो इतराज़ात भी करती हैं, लेकिन ये भी मेरा ख्याल है मामला अदालत से ही आएगा तो फैसला होगा, या वो गवर्नर साहब को कोई डायरेक्शन इशू करेंगे या कोई और रास्ता बताएंगे, लेकिन है ये रास्ता अदालत का ही। वैसे फिर मुझे ये बताइएगा कि आप क्योंकि उस दिन असेंबली में मौजूद थे, ऑब्जर्व कर रहे थे अदालती अहकामात के तहत, कौन ज़्यादा जिम्मेदार था? क्योंकि एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं उस वक्त की जो अपोजिशन थी, नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुनहरिफ अरकान, वो या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ लीग, ये लोग ज़्यादा जिम्मेदार थे? नहीं, हमारा तो मुशाहिदा इसके बिल्कुल बरअक्स था, जो इसलिए कि जो उस वक्त की हिज़्ब इख्तलाफ थी, यानी PMLN और उनके अलाइज, हंगामा करना उनके तो किसी सूरत में फ़ायदे में नहीं था। उनको क्या फ़ायदा होता उससे? वो जब हंगामा हवाराई हो रही थी और लोटे उछाले जा रहे थे और काफ़ी प्रोवोकेटिव किस्म के नारे लग रहे थे, तो PMLN के लोग जो कि अमूमन इतने खामोश और सुकून से नहीं बैठे होते, वो बिल्कुल सुकून से बैठे हुए थे। उनका ख्याल ये था कि अगर हम बैठे रहेंगे तो इलेक्शन मुमकिन हो जाएगा, लेकिन वो फिर भी नहीं हुआ। तो इसलिए ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि ये हिज़्ब इख्तिलाफ ने शुरू किया था। PTI और उनके अलाइज आते ही ये काम कर रहे थे और वही लोग थे जो फिर बिलाखिर स्पीकर के डायस पे चढ़ के उन्होंने डिप्टी स्पीकर को पकड़ा। और इसमें सबसे अफसोसनाक बात यह है कि प्रिवेंट किया जा सकता था, और ये असम्बली के सेक्रेटेरिएट ने, असम्बली की सिक्योरिटी ने बिल्कुल कोई कोशिश नहीं की। हालांकि वो 2 सीढ़ियां हैं, उनके ऊपर अगर 5-5, 6-6 लोग भी खड़े हो जाते तो इन लोगों को डायस पे जाने का मौका नहीं मिलता, लेकिन वहाँ कतई कोई कोशिश नहीं की गई। और उन्होंने जाके डिप्टी स्पीकर साहब को पकड़ा, उनको मैन हैंडल किया, उनके बाल खींचे, उनको धक्के दिए और शायद उनको ज़्यादा नुकसान पहुंचाते कि कुछ
वो बाहर से कुछ कमांडो किस्म के लोग आ गए और उन्हें छुपा के और बचा के ले गए, वरना हमारी बदकिस्मत तारीख जो है इस पाकिस्तान की वो भी दोहराई जा सकती थी। लेकिन ये किया सारा कुछ उस वक्त पीटीआई और उनके एलाइज ने है। ये तो अनफॉर्चुनेट ट्रूथ है। ये बहुत शुक्रिया, उसको आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।